आज हम लोग करें लास्ट लेक्चर ऑफ अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का आज लास्ट लेक्चर। और हमारे पास सबसे पहले हम लोग ले लिया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सबसे पहले क्या ले लिया हमने? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी का? इट इज़ द एनर्जी required to remove an isolated gaseous atom. It is the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. ठीक है, energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is called ionization energy. ठीक है, ये चीज़ समझ आई आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। मैं अगर आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। एक गैशियस एटम है, उसमें से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उसे केटायनिक स्पीशीज बनाकर छोड़ते हैं, उस कंडीशन में हमें उसे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। वी हैव टू गिव दैट एनर्जी। यहाँ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आइसोलेटेड गैशियस एटम फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एनर्जी जो है भी हमेशा क्या आएगी? एंडोथर्मिक। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो फिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें उसे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सो दैट कि वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपना उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग खींच के अलग कर सके और उसे इन्फिनिटी तक फेंक सके। मीन्स कि उसके लास्ट एटॉमिक ऑर्बिटल से उस इलेक्ट्रॉन को निकाल के हमें क्या करना है? इन्फिनिटी पे फेंकना है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब देखो क्या होता है, दो वर्ड लिखे हैं, एक लिखा है आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरा लिखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो इन दोनों में ना एक डिफरेंस है जो कि मैं आपको बताऊंगा। बट क्या होता है, वो डिफरेंस जो है वो ना इतना माइनर है कि इन दोनों को हम अलग अलग नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि एक है आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम मोस्ट कॉमनली क्या टर्म लेके चलते हैं हर जगह? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये क्या है? मोलर के लिए है, मोलर एंथैल्पी है बेसिकली, है ना। वन मोल ऑफ कंपाउंड के लिए कह सकते हैं, जो कि थर्मोडाइनमिक्स में वेरी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, वेरी फ्रीक्वेंटली यूज होता है थर्मोडाइनमिक्स में ये वाली टर्म आयनाइजेशन एंथैल्पी। जबकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो थर्मोडाइनमिक्स में ऐसा यूज नहीं होता है। तो ये एंथैल्पी जो है ये मोलर कंडीशंस के लिए बात करती है। तो अगर मैं बात करूँ ना आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी में, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी में, तो इसमें फ़र्क सिर्फ 5/2 RT का होता है। ठीक है, मीन्स के आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी से ऑलमोस्ट 5/2 RT ज़्यादा होती है। तो अगर इसको अगर आप रूम कंडीशंस पे बात करते हो ना, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बात करते हो, रूम टेम्परेचर पे बात करते हो, तो 5/2 RT की जो वैल्यू है वो इतनी होती है कि हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम वेरी फ्रीक्वेंटली क्या यूज़ करते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी वर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी को या एंथैल्पी को, अब जो मैंने बता दिया कि दोनों को कॉमनली एक ही चीज़ लेके चलते हैं, तो कई बार इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल करके भी लिखा आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, वही है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम 96 किलो जूल पर मोल नियरली होता है, 96.49 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब देखो क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, पीरियोडिक टेबल में लास्ट में हम लोग बिल्कुल। तो मैं अगर बात करता हूँ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड किस किस फैक्टर्स पे पड़ती है। देखो क्या है ना, एक चीज़ मैं आपको जनरल ट्रेंड आपको पता होगा, शायद आइडिया होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड क्या होती है? इंक्रीज करती है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप
डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जनरल ट्रेंड पड़ा है। अब एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज करने का मतलब क्या है? अलॉन्ग द पीरियड हम लोग जब जब जाते जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से निकालना उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। वाइल अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से निकालना उतना ही आसान होता जाएगा, तो उसे हम उतने ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एनर्जी का कम और जाने का ज़्यादा होने का मतलब है। तो ये चीज़ें जो है वो फैक्टर्स डिपेंड किस पे करते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आयनाइजेशन का अगर कोई बेसिक आप एक पूरा क्रिटेरिया लिख के दे दो कि भाई इस करके ये आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, तो सबसे पहले आपका फैक्टर आता है आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, लिख देता हूँ मैं। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड्स, ठीक है। तो फर्स्ट इज साइज ऑफ एटम। देखो क्या, अभी मैं पीरियड या ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको आइडिया जैसे दे दिया ऊपर की जनरल ट्रेंड यही रहता है पीरियोडिक टेबल में। बट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है साइज ऑफ एटम की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। देखो क्या है, अलॉन्ग द पीरियड साइज जो है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के पास 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 आता जा रहा है, पास पास आता जा रहा है। तो क्या होता जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज आ गया तो उसे निकालना उतना ही डिफिकल्ट है। तो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, अगर डाउन द ग्रुप की बात करोगे तो साइज इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से और दूर और दूर और दूर होता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, जब तक आप डाउन द ग्रुप पहुंचते हो, लेट सपोज कि लास्ट पीरियड पे पहुंच गए, तो साइज इतना बड़ा हो जाता है जो इतना से शुरू हुआ था। तो ये न्यूक्लियस तो फिर आपका यही है, ये इलेक्ट्रॉन देखो कितना दूर हो गया एज कम्पेयर टू दिस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस जो है, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस जो है वो इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है। इसलिए अब देख रहे हो कि साइज बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई, मतलब उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी कि भाई तू इलेक्ट्रॉन को निकाल ले। जबकि अलोंग द पीरियड क्या हो गया, साइज कम हुआ तो उसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी सो एज टू कि क्या करे, वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। ठीक है, पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा जो है फैक्टर वो है न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंडेंट है। तो मैंने जो पिछला समझाया है वो वही चीज़ बताता है कि क्या होता है, अलोंग द पीरियड क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अलोंग द पीरियड भी क्या होता है, आयन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बट शेल का इंक्रीज जो है, नंबर ऑफ शेल्स का इंक्रीज जो है वो डोमिनेंट हो जाता है, इसलिए साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और आयनाइजेशन एनर्जी लॉन्ग डाउन द ग्रुप कम हो जाती है। तो मैं इन जनरल कह सकता हूँ, वहाँ तो डाउन द ग्रुप जब जाते हो तो वहाँ न्यूक्लियर चार्ज नो डाउट इंक्रीज कर रहा था, बट वहाँ शेल ने डोमिनेट कर दिया ना। बट न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ भी था, तो अगर न्यूक्लियर चार्ज किसी तरह संभव हम बढ़ा देते तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब उसके बाद अगला आपका टॉपिक, अगला प्रॉपर्टी जिस पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है वो आती है स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थर्ड है आपका शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ऑलमोस्ट कई बार बता चुका हूँ मैं। क्या होता है कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, लेट सपोज दूसरा भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, यूनि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन। देखो इनिशियली क्या था, जब मान लो कि सिर्फ मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूँ, उस चीज़ को भूल जाऊँ, तो इसके ऊपर देखो क्या थी, इसकी अट्रैक्शन थी। बाद में एक और इलेक्ट्रॉन आया, फिर इस न्यूक्लियस ने इसके ऊपर भी अट्रैक्शन रखना शुरू कर दिया। बट क्या हुआ, इसको थोड़ी चिड़ मची कि भाई ये, मतलब ऐसे समझ लो, चिड़ तो क्या मची, मतलब ऐसा समझ लो कि इस इलेक्ट्रॉन को लगा कि यार ये तो इसके इन्फ्लुएंस में आ गया हुआ, तो क्या किया, इसने इसको दूर भेजने की कोशिश की। यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुआ, जिसकी वजह से जो ये Z का इफेक्ट था इसके ऊपर, ये कम हो गया। ठीक है, तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज था वो कम होकर क्या बन गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बन गया, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट था उस पर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड लास्ट ऑर्बिटल। तो उसके उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं।
ठीक है, ये चीज़ समझ आई। तो मैं कह देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे इसको जो न्यूक्लियर चार्ज ऑब्जर्व करना चाहिए था इस इलेक्ट्रॉन को, कि भाई ये इतना बड़ा न्यूक्लियस है, लेट सपोज कि कोई प्लस जेड ई का न्यूक्लियस है, इतना न्यूक्लियर चार्ज इन्फ्लुएंस करना फील करना चाहिए था, बट वो उतना नहीं फील कर रहा है, कुछ कम कर रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड ई, जहाँ पे जेड माइनस एस कर देते हैं। जेड जो आपका होता है वो क्या होता है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज, जो प्लस जेड ई का होना चाहिए था टोटल न्यूक्लियर चार्ज, माइनस कर देते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट का कांस्टेंट। ठीक है, ये शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है। तो वहाँ से आपका जेड इफेक्टिव आ जाता है कि भाई होना तो इतना चाहिए था, पर इतना ही एक्सपीरियंस करेगा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन, मतलब होल्ड ऑन न्यूक्लियर। तो क्या क्या मतलब, इससे समझ क्या है, इससे हम आयनाइजेशन में क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं, कि जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा, जितने ज़्यादा बीच में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उतना उसको रिपेल करेंगे, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियस का होल्ड ऑन दैट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। क्या हुआ, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन दैट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया कम बिकॉज ऑफ शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान हो गया, तो उससे आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, है ना। तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लूजली बॉन्डेड हो जाएंगे, और उनको आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आएगी सबको। ठीक है, अगला आ जाता है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट का। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, पेनिट्रेशन इफेक्ट पे। देखो क्या होता है ना, अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास अवेलेबल, एस है, पी है, डी है, एफ है। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो एस है, इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम नियर द न्यूक्लियस, मीन्स के एस जो होता है वो न्यूक्लियस के फोरमोस्ट क्लोज होता है। ठीक है, तो क्या होता है, लेट सपोज कि ये आपका न्यूक्लियस है, कोई आपका ये एस ऑर्बिटल है, या पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, या एफ ऑर्बिटल है, तो सबसे ज़्यादा क्लोज टाइम स्पेंड कौन कर रहा है, न्यूक्लियस के, एस कर रहा है। तो न्यूक्लियस का होल्ड ऑन एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद पी, एंड फिर डी, एंड फिर एफ। तो एफ, अगर आपको मैं कहूँ कि एफ इलेक्ट्रॉन से, एफ ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है या एस ऑर्बिटल से, तो आप कहोगे कि न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस जो है वो एस के इलेक्ट्रॉन और एफ के इलेक्ट्रॉन में बात करूँ तो एस के इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगा, इसलिए एफ ऑर्बिटल से निकालना इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट ईजी एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। इस वजह से पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी के। मीन्स कि अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, एस ऑर्बिटल का रहेगा, तो एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना इज डिफिकल्ट। अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट एफ के लिए होगा, मीन्स कि पेनिट्रेशन इफेक्ट कम रहेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम रहेगी, क्योंकि एफ से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगला आपका आ जाता है आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो क्या होता है, जब कोई कोई ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल फॉर्म में है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन लेना या उसे इलेक्ट्रॉन देना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इफ देर इज हाफ और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल विच इज स्टेबल, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन खींचना इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो एक स्टेबल चीज़ पड़ी है, उसकी इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब करोगे तो नो डाउट उसमें बहुत सारी एनर्जी हमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी एक स्टेबल चीज़ को ख़राब करने की, है ना। तो एक स्टेबल चीज़ को ख़राब करने के लिए हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स में क्या रहेगा, आपका आयनाइजेशन एनर्जी हाई रहेगी। ठीक है, तो देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने ना ग्राफ ड्रॉ कर दिया, दिस इज द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पढ़ रहे हैं, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं, और अभी हम कहाँ पढ़ रहे हैं, एक पीरियड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो दिस इज ऑन द वाई ग्राफ, हम लोग क्या देख रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी देख रहे हैं किसकी कितनी है, और एक्स एक्सिस पे हमने एटॉमिक नंबर जेड रखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि लिथियम से बेरिलियम बढ़ा, बेरिलियम से बोरोन कम हुआ, फिर बढ़ता 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 नाइट्रोजन तक बढ़ा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन स्लाइटली कम हुआ, एंड देन इट केप्ट इंक्रीजिंग।
ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ जनरल ट्रेंड की, तो लिथियम से बेरिलियम जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, देखो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, अगर आप अपने बेसिक मेथड से चलते हो तो आयनाइजेशन का एनर्जी जो है वो आपने एक्सपेक्ट किया था कि सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी आपकी नियॉन की, फिर एफ की, फिर ओ की, फिर एन की, फिर सी, फिर बी, फिर बी ई, फिर लिथियम। ये आपने एक्सपेक्ट किया था, बट यहाँ एक्सेप्शनल केस आ जाता है। ठीक है, ग्राफ देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि क्या एक्सेप्शनल है। आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन आ जाती है। क्या होता है, लिथियम से बेरिलियम आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपको ये पता है ना कि ऐसा क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन साइज, है ना, डिक्रीज इन साइज की वजह से क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए थी। लिथियम से बेरिलियम जो है वो जनरल ट्रेंड आपका फॉलो करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। बट बेरिलियम के बाद बोरोन में क्या होगा, स्लाइट डिक्रीज होगा आयनाइजेशन एनर्जी का। ऐसा क्यों, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, है ना। तो क्या देख रहे हो यहाँ पर, इंक्रीज होने का मतलब, डिक्रीज होने का मतलब क्या, देखो 1s2 2s2, एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, एक फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, उसे 2p1 बना दे रहे हो, जो कि ना फुल्ली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है। तो ऐसे स्टेबल स्टेबल एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसमें अनस्टेबिलिटी लाने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसलिए क्या होता है यहाँ पर, ए एक्सेप्शन आता है। ठीक है, उसके बाद बोरोन, बेरिलियम बोरोन, कार्बन नॉर्मल ट्रेंड जा रहा है, नाइट्रोजन नॉर्मल ट्रेंड जा रहा है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन फिर क्या हुआ, स्लाइट डिक्रीज हुआ आयनाइजेशन एनर्जी का। बट हमें क्या मिलना चाहिए था, ये ट्रेंड मिलना चाहिए था आयनाइजेशन एनर्जी का। तो नाइट्रोजन का अगर आप ड्रॉ करते हो स्ट्रक्चर, 1s2 2s2 2p3, जबकि ये 1s2 2s2 2p4, तो ये देख रहे हो ये हाफ फिल्ड शेल है, हाफ फील्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसे अनस्टेबल बनाने के लिए हमें क्या लगेगी, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, आगे जो है वो एनर्जी बढ़ती जाएगी, आप देख रहे हो ट्रेंड में। ठीक है, जबकि आप अगर अलोंग द पीरियड बात करते हो, डाउन द ग्रुप बात करते हो, तो अलोंग द पीरियड हमने वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर ली, जहाँ पर एक्सेप्शन आ रहा था। तो डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, उसमें जो है वो आपका क्या रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाना चाहिए था डाउन द ग्रुप। बट जो शेल इंक्रीज होंगे, या एटॉमिक ऑर्बिटल मान लो, या शेल जो है वो इंक्रीज होंगे, वो डोमिनेट कर देंगे इस चीज़ को, तो न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर ही काम नहीं करेगा। तो सिर्फ हमारे पास साइज वाला रूल आ जाएगा कि जस्ट बिकॉज द साइज डाउन द ग्रुप इज इंक्रीजिंग, therefore we can say that ionization energy will इन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो इसका जनरल ट्रेंड यही रहेगा, कुछ बताने की इसमें नई चीज़ ज़रूरत नहीं है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक कंसेप्ट है। ठीक है, जब आप एक एलिमेंट में से बार बार इलेक्ट्रॉन निकालते हो, जैसे लेट सपोज कि एक्स गैस था, हमेशा गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई 1। आपने उसी में से एक और निकाला, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई 2। ऐसे ही अगर आपने 2 पॉजिटिव, अगर आपने 2 पॉजिटिव गैस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये हो गया आपका आयनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आप सोडियम और मैग्नीशियम में, ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे, मैं एक जस्ट बता दे रहा हूँ। आप लेट सपोज 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s2, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो वहाँ मैं जनरली बात कर रहा हूँ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड दोनों ही स्टेबल होते कॉन्फ़िगरेशन। बट ये क्या जा रहा है, ये इतना बड़ा था तो ये थोड़ा सा कम साइज़ हो गया। कम साइज़ की वजह से मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए था, तो क्या हो गया, मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू आयनाइजेशन ऑफ सोडियम। बट अगर मैं सेकेंड आयनाइजेशन की बात करूँ, तो वहाँ पर सोडियम नहीं एक्ट करेगा, वहाँ सोडियम पॉजिटिव होगा और एम जी पॉजिटिव होगा।
तो अब उसको क्या बनाना है, Na2 पॉजिटिव बनाना है और इसको Mg2 पॉजिटिव बनाना है। तो देखो इसमें से कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3s1 में से जाएगा, जबकि इसका 3s1 तो ऑलरेडी लूज हो चुका है। तो अगला इलेक्ट्रॉन इसके 2p6 में से जाएगा और 2p6 वाला 1s2 2s2 2p6 के साथ क्या बनाता है, एक नोबल कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। तो आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में कॉन्फ़िगरेशन और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट दिमाग में रखना है। इसके बाद हम लोगों के पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोगों ने उठा लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो अगर मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिख दूँ तो जनरली देखो क्या होता है, पीछे पीछे हम लोग करके हैं आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी को हमने इक्वल कंसीडर कर लिया था, बिकॉज जो उनके बीच में डिफरेंस था वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, ठीक है। बट यहाँ दो टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए डाल देते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एक दूसरी चीज होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। तो जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर अ फिजिबल प्रोसेस नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक फिजिबल प्रोसेस के लिए पॉजिटिव होता है। कहना क्या चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है किसी, अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं आपको बताता हूँ पहले होता क्या है, नेगेटिव क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड या जॉइंड इन द outermost orbital of an isolated gaseous एटम। मतलब क्या कह रहा है, कोई एक्स एलिमेंट है गैशियस, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और वो क्या बन गया, एक्स ई गैस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी इसकी, नेगेटिव। मीन्स के क्या हुआ, इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। ये नेगेटिव है बट इट कुड हैपन दैट, इट कुड बी अ केस जहाँ पे ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो। वो रिएक्शन नॉन फिजिबल होगा, नेगेटिव वाला रिएक्शन फिजिबल होता है, पॉजिटिव वाला फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने आपको क्या बता दिया, फॉर अ फिजिबल रिएक्शन क्या होती है, नेगेटिव होती है। जबकि आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है ना, वो क्या होता है, अगर मैं इसको लिख दूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज माइनस ई ए अपॉन 5/2 RT। तो आप यहाँ से पाओगे ना कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फॉर अ फिजिबल प्रोसेस इज पॉजिटिव। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि अगर किसी एटम में, अगर किसी एलिमेंट में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, वो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और एक सफिशिएंट एनर्जी रिलीज कर सकता है और स्टेबल होना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आया है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो फॉर अ फिजिबल प्रोसेस अगर आपको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, तो अफिनिटी बेसिकली क्या होती है, रिक्वायरमेंट है ना, वो नेगेटिव कैसे हो सकती है। एनर्जी देखो नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर कर अपनी एनर्जी को कम कर रहा है और एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। बट अफिनिटी क्या है, रिक्वायरमेंट है। अगर आप कह देते हो कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव है जी, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं, अगर कोई प्रोसेस फिजिबल है तो इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी होनी चाहिए उसके पास, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसकी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो आई गेस ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, ठीक है। बाकी अगर आप बात करते हैं जैसे नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है आपकी वो आती है पॉजिटिव, मींस दीज आर नॉट फिजिबल। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़बरदस्ती ऐड करे जाएंगे अगर नोबल गैसेस में करे जाएंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिग्निफाइज दैट the addition of the electron in that particular element is not feasible, while अगर आप दूसरी बात करते हो, लेट्स सपोज कि हेलोजन फैमिली, तो हेलोजन फैमिलीज हैव द मोस्ट
नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस कि पहला इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता जो है हेलोजन में बहुत ज़्यादा होती है, जबकि नोबल गैसेस में पॉजिटिव होने की वजह से ऑलमोस्ट निग्लेजिबल है। ठीक है, आई गेस ये चीज़ समझ आ गई आपको। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिपेंड किस पे करती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट the size of an atom is inversely proportional, electron gain enthalpy is inversely proportional to size। साइज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो उसमें चलो है ही। चलो, आउटर मोस्ट एरिया से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको न्यूक्लियस अच्छे से पकड़ सके। बट विद इंक्रीज इन साइज वो न्यूक्लियस से इतना ज़्यादा दूर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन अपना स्पेशल ध्यान उस न्यूक्लियस जो है वो अपना स्पेशल ध्यान इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं दे सकता। सो दैट्स वाई विद इंक्रीज इन साइज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, है ना, मीन्स कि वो क्या होगी, पॉजिटिव की तरफ टेंड करेगी, है ना, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो आपको आई गेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एफिनिटी में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ अगर मैं बात करता हूँ, पहला हो गया आपका साइज फैक्टर, दूसरा आपका हो गया न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर। तो जहां न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया मींस कि न्यूक्लियस का होल्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा मींस क्या करेगा, मोर नेगेटिव करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की कोई बात कर लेता है तो उसे मोर पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, आई गेस सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी। न्यूक्लियर चार्ज है ना, न्यूक्लियस है, उसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन भी उसकी पकड़ बहुत अच्छी होगी, और जैसे ही आउटर मोस्ट कोई इलेक्ट्रॉन आकर उसमें ऐड होगा उसका बहुत अच्छा मतलब क्या हो जाएगा, होल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग हो जाएगा, और वो चीज़ स्टेबल होगी। स्टेबल होगी मतलब वो एनर्जी अच्छी तरह रिलीज करेगी और मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज समझ आया। तीसरा क्या, वही है आपका हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड वाला। हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड जो रहेंगी चीज़ें, उनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो अगर आप उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो आप क्या करोगे, उसकी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करोगे तो आप उसको एडवर्स करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी खराबी कर रहे हो, है ना। उसको खराब करने के लिए आप क्या करोगे, बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होगा, लेस नेगेटिव होगा या मोर पॉजिटिव होगा। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की अगर बात करूं तो वो लेस पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात। अगर आपका हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करने की कोशिश करते हो तो ये इसको ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अगर मैं ट्रेंड्स की बात कर लूँ तो देखो डाउन द ग्रुप, अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करता हूँ आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो क्या होता है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन आया, है ना, ये ऐसे आया, फिर नीचे गए तो ये जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, थोड़ा सा तो बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज पर, इतना सिग्निफिकेंट नहीं बढ़ेगा जितना सिग्निफिकेंट साइज बढ़ेगा। ये पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन जब आउटर मोस्ट ये बाहर से आए हुए इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में कम है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप अगर आप साइज वाले से ले लेते हो तो भी ठीक है, साइज वाला ही लेना है यहाँ पे कंसेप्ट, क्योंकि क्या होता है, शेल जो है वो डोमिनेट कर जाता है, इस वजह से साइज इंक्रीज करता है, किसको, न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट कर जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज वाली चीज़ यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, नो डाउट। बट शेल वाला कंसेप्ट या साइज वाला कंसेप्ट यहाँ डोमिनेंट है, इसलिए साइज वाले कंसेप्ट से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सर्च करने की कोशिश करेंगे डाउन द ग्रुप, तो वो आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मीन्स साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर पॉजिटिव हो सकती है ना, टेंड कर सकती है पॉजिटिव की तरफ, टूवर्ड्स पॉजिटिव, या ये कह सकते हैं कि लेस नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप आपको आई गेस समझ आ गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अगर जनरल ट्रेंड अगर पीरियोडिक टेबल में बात करें तो हेलोजेंस, हेलोजेंस क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो NS2 NP5, these have the most electronegative
इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं आएगा, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। दूसरा आपका आ जाता है नोबल गैसेस के लिए। तो नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिजिबल के लिए नेगेटिव होना चाहिए था, बट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब नोबल गैस के पास कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्ट्रॉन आपका लेने का। जबकि बेरिलियम की बात करो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, नाइट्रोजन की बात करो, फॉस्फोरस की बात करो, बेरिलियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम, इनमें जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नियरली इक्वल टू जीरो, मींस दे हैव नो इंटरेस्ट इन टेकिंग दैट इलेक्ट्रॉन। और उसका रीजन आप सारे जानते हो, किसी में फुल्ली फिल्ड तो किसी में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। उसके बाद एक स्कूल का बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर्स में भी आ जाता है, कि क्या होता है ना कि ऑल दो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए थी, but electron gain enthalpy of chlorine is more than electron gain enthalpy of fluorine. Electron gain enthalpy of oxygen, sulfur is greater than electron gain enthalpy of oxygen. Electron gain enthalpy of phosphorus is greater than electron gain enthalpy of nitrogen. Why? Why so? क्यों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर जा रही है इस केस में? तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज नहीं करती है, सिर्फ इन दो केसेस में एक्सेप्शन आ जाते हैं। कौन सा है ये आपका? सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड। सेकेंड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए थी फ्लोरीन की ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू द साइज वाला कंसेप्ट, है ना? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज वाले कंसेप्ट को लेते हैं, तो फ्लोरीन का जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए था, मोर नेगेटिव होना चाहिए था। पर यहाँ कहाँ देख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन मोर नेगेटिव है। वाई? बिकॉज क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है अगर आता है फ्लोरीन में एक्स्ट्रा, तो वो 2p ऑर्बिटल में आएगा। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो फ्लोरीन की, 1s2 2s2 है ना, 2p4 2p5, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p5 में आएगा। जबकि अब क्लोरीन की बात करो वो आएगा 3p5 में। देखो बिकॉज प्रेजेंस ऑफ लार्जर साइज है ना, कॉम्पैक्ट साइज, लार्जर साइज है इसका और इसका स्मॉल साइज है 2p5 का, इसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के ऑर्बिटल्स में, क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल में, या आपका इस सल्फर के ऑर्बिटल में, या आपका फॉस्फोरस के ऑर्बिटल में क्या होगा, because of presence of larger size the electron that is coming will not get the electronic repulsion from the orbital as it will get in 2p orbital, या 2p orbital में जितना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिलेगा उसे, इलेक्ट्रॉन आया, मान लो इलेक्ट्रॉन उड़ता हुआ आ रहा है वहाँ से, उसको नजर आया 2p ऑर्बिटल, उसको नजर आया 3p ऑर्बिटल, तो वो यहाँ गया, ये इसको थोड़ा धक्का मारा था कि ना यार ना आया ना मता मता, 3p जो है वो बड़ी खुशी से बुला रहा था। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज साइज of 3p orbital, the electron that is coming will prefer to come in chlorine rather than fluorine। ठीक है, तो ये चीज़ है, तीनों के लिए है, इन तीनों के लिए यही चीज़ रहेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। इसके बाद आ जाता है आपका अगली चीज़ आपकी आ जाती है, देखो क्या होता है ऑक्सीजन में ना, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन गैस में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो वो खुशी खुशी उस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आएगी। एग्जैक्ट वैल्यू मैंने लिखी नहीं है, ठीक है, देख के मैं लिख सकता हूँ, बट आई थिंक कोई लिखो, मैं लिख लेता हूँ। यह थी -141 किलो जूल पर मोल। पर क्या होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन में अब अगला सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कराते हो ना आप इसकी, तो O2 नेगेटिव गैस आती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो वो पॉजिटिव 780 किलो जूल पर मोल आती है, 780 किलो जूल पर मोल आती है। तो यहाँ देख रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो गई। बाय, बिकॉज पहला इलेक्ट्रॉन आया तो दैट इज ओके, ऑक्सीजन ने उसको एकोमोडेट कर लिया। बट जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन आया तो ऑर्बिटल में प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स और इन एक और आया हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करा, तेज रिपल्शन करा एक आने वाले न्यू इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इस बी इलेक्ट्रॉन को ई ए ने भी बहुत रिपल किया और जो पहले से इलेक्ट्रॉन पड़े उन्होंने भी बहुत रिपल किया। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हो कि ठीक है, तो ये जो रहने दो उस चीज़ को,
आप ये देख रहे हो कि ये O गैस नेगेटिव है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक आ चुका है ऑलरेडी और उसके इलेक्ट्रॉन पहले से भी जो प्रेजेंट है, उन्होंने इस EB इलेक्ट्रॉन को बहुत बड़ा रिपल किया, अंदर ही नहीं आने दे रहे। तो हमने क्या करा, हमें फाइनली थका कर उसे अपनी तरफ से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, यानी कि ये वाला रिएक्शन थोड़ा सा नॉन फिजिबल हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, हमने O2 नेगेटिव गैस बड़ी मुश्किल से बनाया बाय गिविंग इट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। इसके ऊपर स्कूल और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चीज़ आपके आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर मैं डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड एक और वीडियो बना चुका हूँ, जिसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ जो है वो मैं उसके बेसिक आइडिया दूंगा, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा। वहाँ मैंने 30-35 मिनट सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया हुआ। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो लिंक में से वीडियो पिकअप करके उसे देख सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होता है, मैं डेफिनेशन भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बस बता देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट या एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ HCl का। HCl का बॉन्ड आपको ऐसे नज़र आता है, बट अगर आप उसको स्टडी डेप्थ में करोगे ना, तो आप पाओगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ कहीं यहाँ है। ये जो बॉन्ड बना है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ये क्लोरीन के पास पड़े हुए हैं। ठीक है, और ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, ये चीज़ समझ आएगी आपको। तो ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, ये शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ इन्होंने पुल डाउन कर लिया। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई गेस आपको समझ आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज रिक्वायर कर लेगा, पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा नहीं हुआ कि क्लोरीन हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में से निकल कर क्या हो गया, क्लोरीन के ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन आ गया, बस ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के कुछ मेजर्स होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को साइज से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, R. A. मलिकन ने एक्सपेरिमेंट दिया था, जिसमें क्या किया था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालने के लिए क्या किया था, आयनाइजेशन एंथैल्पी माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाय 2 से हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ जाती है। कुछ एक पॉलिंग का पॉलिंग एक्सपेरिमेंट था, है ना, उसमें से इक्वेशन बनी थी, एक्सपेरिमेंट इक्वेशन। वो कुछ ऐसी थी, काई ए माइनस काई बी इज डेल्टा ई 1/2 इंटू 0.12। ठीक है, ये क्या होता था, एक्सिस बॉन्ड एंथैल्पी, ये था एक्सिस बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, पॉलिंग एक्सपेरिमेंट इक्वेशन था, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू को कैसे डिफाइन करते थे, डेल्टा ई 1/2 इंटू 0.12। ये एक्सिस बॉन्ड एंथैल्पी था। इसका मतलब क्या था, ये एक्सिस बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या था ना, कि हमने एक ज्योमेट्रिकल मीन के थ्रू जो है किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जो है हमने एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन की एनर्जी हमने सोची कि लेट्स सपोज कि ऐसे होना चाहिए था, HCl का बॉन्ड जैसे था ऐसे होना चाहिए था, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इतनी होगी। तो हमने वो एक्सपेक्टेशन कर ली कि भाई ये होगा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी। बट इन एक्चुअल हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी HCl में क्या निकल के आएगा, ये देखो, ये क्लोरीन के पास है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इतना क्लोज है, यहाँ नहीं है कि मतलब इतना आसान है। देखो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आसान होगी, जबकि ये क्लोरीन बड़ा पास पड़ा है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बड़ा ज़्यादा होगा। तो ये एक्सिस बॉन्ड एंथैल्पी वही चीज़ बताता है कि क्या होता है, एक्चुअल बॉन्ड डिसोसिएशन, एक्चुअल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस ज्योमेट्रिकल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ज्योमेट्री सोचकर हमने जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी करी थी, है ना, उसको किस में से माइन करेंगे, जो एक्चुअल में हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आई, तो वो आपका क्या दे देगा, एक्सेस बॉन्ड एंथैल्पी। यहाँ से इक्वेशन है, ये R. A. मलिकन का एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का। ठीक है, आई गेस ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है, फैक्टर्स जो जो अफेक्ट करते हैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी से कर दूंगा फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट देखो क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को। जैसे कि अगर मैं बात करूं Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, और इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूं, है ना, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आएगा 1.83 और इसका 1.96। तो आप देख रहे होगे इसके बाद 3 पॉजिटिव है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है। ठीक है,
और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आ रहा है। अब ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसे ही होती है, जैसे ही कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई, उसको तुरंत रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर अपना बंदोबस्त करें। यहाँ से सेम एटम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाले, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो ये तुरंत गरीब हो गया, इसको रिक्वायरमेंट होगी भाई कहीं से खींचो, कहीं से शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचो। तो इस वजह से क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग SPDF इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर नहीं बताया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, फैक्टर्स किस किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो जितना कम साइज उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना कम साइज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एस इज स्मॉलेस्ट, तो उसका उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो CH3, CCl3 और CF3। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव कार्बन किसका होगा, इसका क्योंकि साइड एटम, फ्लोरीन वाले जो साइड एटम है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा तेज़ खींच लेंगे कार्बन के, और कार्बन एक पार्शियली 3 पॉजिटिव पार्शियल चार्ज एक्वायर करेगा जिसकी पार्शियलिटी पॉजिटिवनेस की बहुत ज़्यादा रहेगी। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वही चीज़ पहले वाले से लेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन खींचेगा कार्बन में से बट फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम तेज़ी से खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रेंड रहेगा, जबकि हाइड्रोजन तो खींचेगा ही नहीं, है ना। तो कार्बन इतना ज़्यादा डेफिशिएंट हुआ ही नहीं इलेक्ट्रॉन का, तो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसमें आएगी भी नहीं। ठीक है, चीज़ और है, लास्ट है डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप कुछ नहीं होता, कुछ अजीब सी प्रॉपर्टीज़, कुछ अजीब से एलिमेंट्स के बीच मैच होती है। हमें पता है पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग जो है जो सेम ग्रुप में लाई करेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच होनी चाहिए थी, बट हमने क्या करा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है ना, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, और यहाँ नीचे मैंने ड्रॉ कर लिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो यहाँ मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि लिथियम की बहुत सारी प्रॉपर्टी, इसका इन डेप्थ स्टडी हम लोग क्या करेंगे, एस ब्लॉक में ही करेंगे। मैं बस जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पर, हमें कुछ इन डेप्थ नहीं जाना है यहाँ पे। लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ मैच करेगी, बेरियम की प्रॉपर्टी जो है एल्युमिनियम के साथ, ठीक है, बोरोन की जो है वो सिलिकॉन के साथ मैच होंगी। तो ये ग्रुप 1 है, 2 है, ग्रुप 13 है, 14 है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आई कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनकी मैच होंगे। ठीक है, उसके बाद कई आपको सुनने को मिलेगा लिथियम और बेरिलियम जो है वो बड़ी एनामलस प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि हमने एक एक्सेप्शन भी पढ़ा था कि ये लोग कोवलेंट बॉन्ड भी बना लेते हैं, जबकि इनके ग्रुप्स में कोई और एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये एक्सेप्शंस जो हैं, बहुत सारी एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगी। हाई हाइड्रेशन एनर्जी रहेगी इनकी, है ना, तो उसके कॉजेस क्या रहेंगे, एनामलस बिहेवियर इनका क्यों रहता है। ठीक है, वो और क्या क्या चीज़ें होंगी जो ये एनामलस शो करेंगे वो हम एस ब्लॉक में पढ़ेंगे। इस चीज़ को भी दोबारा एस ब्लॉक में पढ़ेंगे, बस मैं एक आइडिया दे हूँ कि ये इतना अजीब बिहेवियर क्यों करते हैं, वाई, बिकॉज दे आर स्मॉलेस्ट in their respective periods, सेकेंड चार्ज टू साइज रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। देखो इतना बड़ा सोडियम और इतना बड़ा लिथियम, चार्ज दोनों पे 1 यूनिट का, दोनों पर चार्ज 1 यूनिट का, तो चार्ज टू साइज रेशियो देख रहे हो लिथियम पे कितना ज़्यादा है। इतना ज़्यादा चार्ज होने की वजह से इसका हाइड्रेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी एक एनामलस बिहेवियर का रीज़न है। थर्ड इज एब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। अब आगे चल के पढ़ोगे कि डी ऑर्बिटल ना होने के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो ये तो 3 चीज़ें हो गई इनके लिए। ठीक है, इसके एनामलस बिहेवियर के कॉज की, लिथियम और बेरिलियम के इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो वाइंड अप होता है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर वाला एक लेक्चर मैं जो इसमें ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, बाकी थैंक यू।